पाठ 6। पंच परमेश्वर। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी पक्के मित्र थे। दोनों की खेती और लेन देन में भी साझी थी। जुम्मन जब हज करने गए तो अपना घर और कारोबार अलगू के हवाले कर गए थे। अलगू जब कहीं बाहर जाते तो अपना घर जुम्मन पर छोड़ जाते। ना तो उनके बीच धर्म का नाता था, ना ही खान पान का। केवल उनके विचार मिलते थे। यही उनकी मित्रता का आधार था। उनके बीच दोस्ती बचपन से ही थी। दोनों ने एक ही गुरु से शिक्षा पाई थी। यह बात अलग है कि चौधरी के भाग्य में विद्या न आ सकी, जबकि अपनी विद्या के बल पर जुम्मन शेख आसपास के 10-20 गांव में सबके आदर के पात्र बन गए थे। कोर्ट कचहरी में उनकी बात सुनी जाती थी। इलाके का डाकिया, कांस्टेबल और तहसील का चपरासी सभी उनकी कृपा चाहते थे। अलगू का मान उनके धन के कारण था, तो जुम्मन अपनी विद्या के बल पर सम्मान पाते थे। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी मौसी थी। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, परंतु उसके निकट संबंधियों में कोई न था। जुम्मन ने लंबे चौड़े वादे करके वह जमीन अपने नाम लिखवा ली थी। जब तक रजिस्ट्री ना हुई तब तक मौसी जी का खूब आदर सत्कार किया गया। लेकिन रजिस्ट्री की मोहर लगने के बाद वह बुढ़िया बेचारी ढंग की दाल रोटी के लिए भी तरस गई। जुम्मन की पत्नी उसे रोटी तो देती, पर साथ ही कड़वी बातें भी सुना देती। बूढ़ी मौसी ने कुछ दिन तक सुना और सहन किया, लेकिन जब ना सहा गया तो उसने जुम्मन से शिकायत की। जुम्मन ने अपनी पत्नी के काम में दखल देना उचित नहीं समझा। कुछ समय और बीत गया, लेकिन जब जुम्मन की पत्नी के तौर तरीके में कोई अंतर ना आया तो मौसी ने जुम्मन से कहा, बेटा, तुम्हारे साथ मेरा रहना नहीं हो पाएगा। तुम मुझे रुपए दे दिया करो, मैं अपना अलग पका खा लूंगी। जुम्मन ने निरादर के भाव से कहा। रुपये क्या यहाँ फलते हैं? मौसी ने नम्रता से कहा, मुझे कुछ रूखा सूखा चाहिए भी कि नहीं? जुम्मन ने गंभीर स्वर से जवाब दिया, तो कोई यह थोड़े ही समझा था कि तुम मौत से लड़कर आई हो। जुम्मन की बात से मौसी के दिल पर जैसे चोट पड़ी। नाराज होकर उसने पंचायत करने की धमकी दी। जुम्मन ने उसकी बात को हंसी में उड़ा दिया। जुम्मन को इस बात में कोई संदेह न था कि पंचायत में जीत उसी की होगी। आसपास के गांव में ऐसा कौन था जो जुम्मन के अनुग्रहों का ऋणी न हो? ऐसा कौन था जो उसे अपना शत्रु बनाने का साहस कर सकता हो? उसके बाद बूढ़ी मौसी हाथ में लकड़ी लिए आसपास के गांव में दौड़ती रही। उसके लिए चल पाना भी मुश्किल था, मगर बात आ पड़ी तो उसका फैसला करना जरूरी था। लोगों ने उसकी बात सुनी। किसी ने झूठी तसल्ली दी तो किसी ने इस अन्याय पर जमाने को गालियां दी, पर जुम्मन से टकराने का साहस किसी ने नहीं दिखाया। चारों ओर घूमकर वह अलगू के पास भी पहुंची और उसे भी अपनी पंचायत में आने के लिए कहा। अलगू ने कहा, मौसी, मैं आ तो जाऊंगा, पर पंचायत में अपना मुंह नहीं खोलूंगा। मौसी ने पूछा, क्यों बेटा? अलगू ने कहा, जुम्मन मेरा मित्र है, मैं उसे नाराज नहीं कर सकता। मौसी, बेटा, क्या नाराजगी के डर से न्याय की बात नहीं कहोगे? अलगू मौसी की इस बात का कोई उत्तर ना दे सका, लेकिन मौसी के ये शब्द उसके हृदय में गूंजने लगे थे। क्या नाराजगी के डर से न्याय की बात नहीं कहोगे? संध्या के समय पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। जुम्मन शेख ने लोगों की खातिरदारी का अच्छा इंतजाम किया था। पंच लोग बैठ गए तो बूढ़ी खाला ने विनती की, पंचों, आज 3 साल हो गए। मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिख दी थी। जुम्मन ने सारी उम्र मुझे रोटी कपड़ा देते रहने का वादा किया था। अब मुझे ना रोटी मिलती है और ना ही कपड़ा। मैं अपना दुख किसे सुनाऊं? पंचायत जो भी राह निकालेगी मैं उसी पर चलूंगी। पंचों का हुक्म सिर माथे चढ़ाऊंगी। रामधन जुम्मन से मन ही मन वैर रखते थे। उन्होंने जुम्मन को कहा कि वह अपना पंच चुन ले। जुम्मन ने देखा कि पंचायत में अधिकतर लोग वे आए हैं
जो किसी न किसी कारण से उससे नाराज हैं। जुम्मन ने कहा, पंच का हुक्म अल्लाह का हुक्म है। खाला जान, मौसी जी, जिसे चाहे पंच चुन लें, मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा। मौसी ने उससे पंच चुनने का आग्रह किया तो जुम्मन ने चिढ़कर कहा, अब मेरा मुंह ना खुलवाओ, तुम्हारी बन पड़ी है, जिसे चाहो पंच चुन लो। मौसी बोली, बेटा खुदा से डरो, पंच ना किसी के दोस्त होते हैं ना किसी के दुश्मन। कैसी बात कहते हो, तुम्हारा और किसी पर विश्वास ना हो तो जाने दो। अलगू चौधरी को तो मानते हो, लो मैं उन्हीं को सरपंच चुनती हूँ। अलगू का नाम सुनकर जुम्मन तो आनंद से फूल उठे, लेकिन अलगू कतराने लगे। बोले, मौसी, तुम तो जानती हो कि मेरी जुम्मन से पक्की दोस्ती है। मौसी ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा दोस्ती के लिए कोई अपना कर्तव्य नहीं छोड़ता। पंच के दिल में खुदा बसता है, उसके लिए ना तो कोई अपना होता है ना पराया। पंचों के मुंह से जो बात निकलती है वह खुदा की तरफ से निकलती है। अलगू चौधरी सरपंच हुए। रामधन मिश्र और उनके जैसे जुम्मन के अन्य विरोधियों ने मन ही मन बुढ़िया को बहुत कोसा। अलगू चौधरी बोले, जुम्मन शेख, हम और तुम पुराने दोस्त हैं। जब काम पड़ा तुमने हमारी मदद की है और हमसे भी जो कुछ बन पड़ा तुम्हारी सेवा करते रहे हैं। मगर इस समय तुम और बूढ़ी मौसी दोनों हमारी निगाह में बराबर हो। तुमको पंचों से जो कुछ कहना हो कहो। जुम्मन को पूरा विश्वास था कि अब बाजी मेरी है। ये सब बातें तो दिखाने के लिए हैं। उसने पंचायत को बताया कि उसने जायदाद के बदले अपनी मौसी को जीवन भर खाना कपड़ा देना स्वीकार किया था। मैंने आज तक उन्हें कोई तकलीफ नहीं दी, लेकिन मेरी पत्नी से अनबन रहने लगी तो मौसी ने अलग रहने का फैसला किया है। वे चाहती हैं कि मैं उन्हें अलग से हर महीने खर्च देता रहूं, लेकिन उनकी जितनी जायदाद है उससे इतना लाभ नहीं होता कि मैं उन्हें अलग से खर्च दे सकूं। अलगू चौधरी ने जुम्मन की बातें सुनी। उसे कचहरी से काम पड़ता रहता था। उसने जिरह शुरू की। उसका एक एक प्रश्न जुम्मन के हृदय पर हथौड़े की तरह चोट कर रहा था। जुम्मन चकित थे कि अलगू को क्या हो गया है। अभी यह अलगू मेरे पास बैठा दोस्तों की तरह बात कर रहा था, अब पता नहीं क्या हो गया कि दुश्मन की तरह पेश आ रहा है। क्या इतने दिनों की दोस्ती कुछ काम नहीं आएगी? जुम्मन शेख सोच विचार में डूबे थे। अलगू चौधरी ने अपना फैसला सुनाया। जुम्मन शेख, पंचों ने इस मामले पर विचार किया। उन्हें हर तरह से यही ठीक लगता है कि मौसी को हर महीने का खर्च मिलना चाहिए। मौसी जी की जायदाद से इतनी कमाई तो होती ही है कि उन्हें अलग से खर्च दिया जा सके। अगर जुम्मन को खर्च देना मंजूर ना हो तो जुम्मन के नाम हुई रजिस्ट्री को रद्द मान लिया जाए। यह फैसला सुनते ही जुम्मन सन्नाटे में आ गए। इसे समय के हेर फेर के सिवा और क्या कहें। जिस पर पूरा भरोसा था उसने समय पड़ने पर धोखा दिया। ऐसे ही अवसरों पर झूठे सच्चे मित्रों की परीक्षा हो जाती है। रामधन मिश्र और अन्य पंच अलगू चौधरी द्वारा किए गए न्याय की दिल खोलकर प्रशंसा कर रहे थे। वे कह रहे थे, इसका नाम पंचायत है, दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। इस फैसले ने अलगू और जुम्मन की दोस्ती की जड़ें हिला दी। अब वे साथ साथ नजर नहीं आते थे। उनमें शिष्टाचार का व्यवहार अधिक होने लगा था। जुम्मन को हर घड़ी यह सोच रहती थी कि किसी तरह बदला लेने का अवसर मिले। जुम्मन को बदला लेने का अवसर भी जल्दी ही मिल गया। पंचायत के 1 महीने बाद अलगू का एक बैल मर गया। जुम्मन ने दोस्तों से कहा, यह धोखेबाजी की सजा है। अलगू को भी संदेह हुआ कि जुम्मन ने बैल को विष दिया है। अलगू के लिए अकेला बैल किसी काम का ना रहा था। उसने जोड़ा ढूंढने की बड़ी कोशिश की, पर सफलता ना मिली। तो यही सोचा कि इस अकेले बैल को बेचकर नया जोड़ा लाया जाए। गांव में एक समझू साहू थे। वह इक्का गाड़ी हाँकते थे। उन्होंने बैल देखा, गाड़ी में दौड़ाया, मोल भाव किया और उसे लाकर द्वार पर बांध ही दिया। 1 महीने बाद पैसे चुकाने का वादा किया गया।
समझू लालची इंसान थे। नया बैल मिला तो उससे दिन रात काम लेने लगे। एक दिन में 3-3, 4-4 चक्कर मंडी के लगाते। बैल के लिए चारे पानी की फिक्र ना करते। अलगू चौधरी के घर में तो बैल की खूब सेवा होती थी। वह मीलों दौड़ता चला जाता, लेकिन सूखा चारा खाकर तो एक पग चलना भी मुश्किल था। महीने भर में ही हड्डियां निकल आईं। एक दिन साहू जी ने दूना बोझ लादा। बैल बेचारा दिन भर का थका था, उसके पैर ना उठते थे। सांझ ढल रही थी। साहू जी घर पहुंचने की जल्दी में उस पर कोड़े बरसाने लगे। बैल ने अपना दम लगाया, थोड़ी दूर तक भागा, पर फिर शक्ति ने जवाब दे दिया। वह धरती पर गिर पड़ा और ऐसा गिरा कि फिर ना उठ सका। साहू जी बहुत चीखे चिल्लाए, पर आसपास कोई न था जो मदद के लिए आता। गाड़ी पर सामान लदा था, पास में पैसे भी थे। गाड़ी छोड़कर घर नहीं जा सकते थे, इसलिए रात भर जागते रहने का निश्चय करके वे वहीं लेट गए। नींद न आए, इसके लिए कई तरह के प्रयास करते रहे, लेकिन आधी रात के बाद पता न चला कब आंख लग गई। नींद खुली तो देखा रुपयों वाली थैली और गाड़ी पर लदा काफी सामान गायब था। रोते बिलखते घर पहुंचे। उनकी पत्नी भी पहले तो रोई, फिर अलगू चौधरी को गालियां देने लगी। इस घटना को हुए कई महीने बीत गए। अलगू जब अपने बैल के दाम मांगते, तब साहू और उसकी पत्नी दोनों ही पागल कुत्तों की तरह काट खाने को आते। वाह, यहाँ तो सारे जन्म की कमाई लुट गई। सत्यानाश हो गया। इन्हें दामों की पड़ी है। मुर्दा बैल दिया था, उस पर दाम मांगने चले हैं। आंखों में धूल झोंक दी। इस तरह की फटकारे सुनकर बेचारे चौधरी अपना सा मुंह लेकर लौट आते, परंतु एक बार वे भी गर्म हो पड़े। हाथापाई की नौबत आ गई। शोर सुनकर गांव वाले भी जमा हो गए। किसी ने अच्छा परामर्श दिया कि पंचायत कर लो, जो कुछ तय हो जाए उसे स्वीकार कर लो। इस तरह झगड़ने से कोई हल न होगा। साहू जी राजी हो गए। अलगू ने भी हाँ कर दी। इसके बाद तीसरे दिन उसी वृक्ष के नीचे फिर पंचायत बैठी। रामधन मिश्र ने कहा, अब देरी क्यों है? पंचों का चुनाव हो जाना चाहिए। बोलो चौधरी, किसको पंच चुनते हो? अलगू ने दीन भाव से कहा, समझू साहू ही चुन लें। समझू साहू खड़े हुए और कड़क कर बोले, मेरी ओर से जुम्मन शेख। जुम्मन का नाम सुनते ही अलगू चौधरी का कलेजा धक धक करने लगा। उनकी हालत ऐसी हो गई मानो किसी ने थप्पड़ मार दिया हो। रामधन अलगू के मित्र थे, वे स्थिति को समझ गए। उन्होंने पूछा, क्यों चौधरी, तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं? चौधरी ने निराश होकर कहा, नहीं, मुझे क्या ऐतराज होगा। जिम्मेदारी का एहसास मनुष्य के व्यवहार को सुधार देता है। माता पिता अपने युवा पुत्र की लापरवाही और शरारतों को लेकर चिंतित रहते हैं, उसे मूर्ख और आवारा समझते हैं, लेकिन घर परिवार का बोझ सिर पर पड़ते ही वही गैर जिम्मेदार और उन्मुक्त युवक कितना धैर्यशील, कैसा शांत चित्त हो जाता है। यह भी जिम्मेदारी के एहसास का ही परिणाम है। जुम्मन शेख के मन में भी सरपंच का उच्च स्थान ग्रहण करते ही अपनी जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ। उसने सोचा, मैं इस वक्त न्याय और धर्म के सर्वोच्च आसन पर बैठा हूँ। मेरे मुंह से जो कुछ इस समय निकलेगा वह देववाणी के समान है, और देववाणी में मेरे मन के विकारों का समावेश नहीं होना चाहिए। मेरा सत्य से जरा सा भी हटना उचित न होगा। पंचों ने दोनों पक्षों से सवाल जवाब करने शुरू किए। बहुत देर तक दोनों दल अपने अपने पक्ष का समर्थन करते रहे। इस विषय में तो सब सहमत थे कि समझू को बैल का मूल्य देना चाहिए। दो महाशय इस कारण से कुछ छूट देना चाहते थे कि बैल के मर जाने से समझू को हानि हुई है, जबकि दो महाशय समझू साहू से दाम के साथ साथ दंड लगाने के पक्ष में थे, ताकि फिर कोई पशुओं के साथ निर्दयता ना करे। अंत में जुम्मन ने फैसला सुनाया, अलगू चौधरी और समझू साहू, पंचों ने तुम्हारे मामले पर अच्छी तरह विचार किया।
समझू को उचित है कि बैल का पूरा दाम दे दे। जिस वक्त उन्होंने बैल लिया उसे कोई बीमारी ना थी। अगर उसी समय दाम दे दिए जाते तो आज समझू उसे वापस लेने का आग्रह ना करते। बैल की मृत्यु इस कारण हुई कि उससे बड़ा कठिन परिश्रम लिया गया। उसके दाने चारे का कोई अच्छा प्रबंध ना किया गया। रामधन मिश्र बोले, समझू ने बैल को जानबूझकर मारा है, इसलिए उसे दंड देना चाहिए। जुम्मन बोले, यह दूसरा सवाल है, हमको इससे कोई मतलब नहीं। झगड़ू साहू ने कहा, समझू के साथ कुछ रियायत होनी चाहिए। जुम्मन बोले, यह अलगू चौधरी की इच्छा पर निर्भर है, वह रियायत करे तो उनकी शराफत है। अलगू चौधरी फूले न समाये, उठ खड़े हुए और जोर से बोले, पंच परमेश्वर की जय। पंचायत में उपस्थित हर व्यक्ति जुम्मन की नीति की सराहना कर रहा था। इसे कहते हैं न्याय। यह मनुष्य का काम नहीं, पंच के मन में परमेश्वर वास करते हैं। यह उन्हीं की महिमा है। पंच के सामने खोटे को कौन खड़ा कर सकता है। थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू के पास आए और उसके गले लिपटकर बोले, भैया, जब से तुमने मेरी पंचायत की तब से मैं तुम्हारा शत्रु बन गया था, पर आज मुझे पता चला कि पंच के पद पर बैठकर न कोई किसी का दोस्त होता है न शत्रु। न्याय के सिवा और कुछ नहीं सूझता। आज मुझे विश्वास हो गया कि पंच की जबान से खुदा बोलता है। अलगू रोने लगा। इस पानी से दोनों के दिलों का मैल धुल गया। उनकी मित्रता की मुरझाई हुई बेल फिर से हरी हो गई।